नमस्कार। काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में दिन रात काम चल रहा है। योगी आदित्यनाथ काशी का दौरा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री ने तैयारियां देख ली हैं और अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है। दिसंबर महीने के लिए नरेंद्र मोदी ने यूपी के लिए डिटेल्ड प्लान बनाया है। इसमें पॉलिटिक्स कितनी है, वोटों का गणित कितना है और मोदी के प्लान से निपटने के लिए विपक्ष की तैयारी क्या है, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी काशी आ रहे हैं। काशी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करके कॉरिडोर को संपूर्ण करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री काशी के रविदास मंदिर भी जाने वाले हैं। काशी के पास उमराह का सर्ववेद महामंदिर पहली बार प्रधानमंत्री की अगवानी करेगा। नरेंद्र मोदी यहां विहंगम योग में शामिल श्रद्धालुओं से मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने एक एक चीज का मुआयना कर लिया है। यहीं पर मोदी आने वाले हैं। एक दौरा, 3 मंदिर। मोदी की पार्टी भी और विरोधी पार्टी भी ये तो सब मानते हैं कि मोदी जो करते हैं उसमें राजनीति का कोई ना कोई जोड़ घटाव जरूर रहता है। प्रधानमंत्री के काशी दौरे का हिसाब किताब क्या है, इसे समझने के लिए नरेंद्र मोदी का दिसंबर का प्रोग्राम समझ लेते हैं। दिसंबर में नरेंद्र मोदी के लिए यूपी के 6 प्रोग्राम बन रहे हैं। इनमें से 2 फाइनल हैं और 4 प्रोग्राम अभी फाइनल हो रहे हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। 13 दिसंबर को काशी में रहेंगे नरेंद्र मोदी। काशी से ही 14 दिसंबर को उमराह जाएंगे प्रधानमंत्री। इसी महीने मोदी कानपुर आ सकते हैं, जहां वो मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। गोंडा में सिंचाई परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी मोदी करेंगे। प्रोग्राम फाइनल हो रहा है। इसके अलावा दिसंबर के आखिर में मोदी बुंदेलखंड भी जा सकते हैं। सबसे पहले काशी की बात, बाबा विश्वनाथ की धरती से नरेंद्र मोदी एक साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को साधने वाले हैं। ये कैसे होगा, अब ये समझते हैं। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव खुद यहाँ निवास करते हैं। उस काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, जो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 13 दिसंबर को यहाँ आकर। पूरा मंदिर को खूबसूरत बनाया गया है। पहले ये मंदिर 2000 स्क्वायर मीटर में था। अब पूरा जो कॉरिडोर है वो 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा फैला हुआ है। ये पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका शिखर इस समय ये सोने का शिखर है। इसमें 22 मन सोना लगा हुआ है और ये काला पड़ गया था समय के साथ। अब कलकत्ते से कारीगर मंगाए गए हैं और कोलकाता के कारीगर इसको चमका रहे हैं पूरे शिखर को। ये शिखर और पीछे जो है उसको भी साफ किया जा रहा है। पूरे पत्थर यहाँ पे चमकाए जा रहे हैं और पूरा जो परिसर है इसमें ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसके अलावा 7 मंदिर और बनाए गए हैं अलग अलग, जो शिव परिवार के हैं। गणेश जी का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है, शिव जी के गुरु का यहाँ पे मंदिर है। तो इस तरह से पूरा परिसर को मंदिर से सजाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ये मंदिर तो सदियों पुराना है, लेकिन इसे ये लुक नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। आजाद भारत में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए। उनमें से कुछ प्रधानमंत्री काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी आए, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया। काम मुश्किल था, विरोध बहुत ज्यादा था, राजनीति हावी थी, लेकिन मोदी ने जो संकल्प लिया उसे सिद्ध करके दिखा दिया। एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति हो। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण 1780 में होलकर महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। 2021 में नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को नया स्वरूप दिया है। ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये एक गैलरी बनाई गई है
जिससे आप सामने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं तो दूसरी तरफ गंगा जी की। यानी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो जो उनको दृश्य कभी नहीं दिखा कि गंगा जी और मंदिर के एक साथ दर्शन हो सके, वो इस गैलरी से हो पाएंगे। इसके अलावा इस परिसर में एक मुमुक्षु भवन भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि बड़ी पैमाने पर लोग यहाँ काशी में मरने के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मुमुक्षु भवन पहले से भी है, इस पूरे परिसर में भी मुमुक्षु भवन बनाया जा रहा है और इसका श्रद्धालुओं को इंतजार था। अब श्रद्धालु, ये जो भव्य परिसर है पूरा, इसमें एक साथ करीब 50,000 श्रद्धालु आ पाएंगे। तो ये पूरा परिसर बस बन के तैयार है। इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो 13 तारीख को आकर यहाँ लोकार्पण करें। भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने के बाद अब गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे। कॉरिडोर में 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज है। करीब 55,000 वर्ग मीटर में पूरा कॉरिडोर बना है। मोदी के प्रोजेक्ट पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ वैदिक केंद्र होगा जिसमें आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। श्रीकांत जी, ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तो किस तरह से दर्शन अब श्रद्धालुओं के अलग से हो जाएंगे? अब देखिए, इतना भव्य रूप जो है भगवान की कृपा से, और मैं समझता हूँ कि भगवत प्रेरणा से ही ये मोदी जी को स्वप्न हुआ और आज आपके समक्ष जो है ये स्वप्न साकार होता हुआ दिख रहा है। तो ये अब आप समझिए कि 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में अपना मंदिर था, आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा के दायरे में माँ गंगा के तट से लेकर के बाबा के दरबार तक एक सुविस्तृत और सुव्यवस्थित ये प्रांगण तैयार हो गया है। तो अब जो भी दर्शनार्थी आएंगे सीधे ललिता घाट से माँ गंगा का जल लेकर के गंगा में स्नान करके और यहाँ आकर के बाबा के दरबार में जलार्पण करने के बाद उनको यदि पाठ करना है, जप करना है, तप करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, तो ये जो गैलरियाँ बनी हुई हैं ये सब उन भक्तों के लिए है कि यहाँ पर बैठ करके आनंद पूर्वक भगवत भजन कर सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पहले आए होंगे, जिन्होंने यहाँ दर्शन किए होंगे, जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम शुरू नहीं हुआ तब उनको ये पूरा परिसर कैसा दिखाई देता था और अब क्या इसमें बदलाव आए? आप स्वयं भी रुचि जी यहाँ पर आई हैं, आपने कई बार इधर देखा हुआ है मंदिर को। पतली गलियाँ, तंग गलियाँ, सकरे रास्ते, कूड़ों का अंबार, ये पूरी एक मोहल्ला, एक बस्ती जो लाहौरी टोला के नाम से जानी जाती थी और जहाँ पर करीब 350 से ज़्यादा मकान, माने जो अशक्त थे, जो वृद्ध थे, जो रोगी थे, वो तो बाबा के दरबार तक पहुँच ही नहीं पाते थे और जो समर्थ भी थे वो भी काफ़ी कष्ट में यहाँ पर पहुँचते थे। आज इतना प्रशस्त स्थान हो गया कि सबके लिए एक आनंद का विषय हो गया है। काशी हिंदू वोटों का मैग्नेट है। हिंदुत्व का झंडा यहीं से ऊंचा उठता है। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह जानते समझते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का काशी दौरा यूपी और उत्तराखंड चुनाव के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी के ही संत रविदास मंदिर पर देश भर के दलितों की आस्था है। पंजाब और वेस्टर्न यूपी में संत रविदास को मानने वाले लाखों लोग हैं। संत रविदास मंदिर में मत्था टेक कर मोदी उनको भी साध सकते हैं। मोदी क्या क्या करते हैं और विरोधी क्या करते हैं, इसका फर्क समझना हो तो बस सबकी टाइमलाइन देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन पर आज सुबह सुबह नीरज चोपड़ा आए। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा अहमदाबाद के संस्कार धाम में 75 स्कूलों के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोदी ने सुबह सुबह उनके वीडियो देखे तो इसे देश भर के लोगों से शेयर किया। मोदी की नजर राजनीति पर भी है, खेल पर भी है, किसान पर भी है और जवान पर भी है। मोदी सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों का भी अपडेट लेते हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात जवानों का भी ख्याल रखते हैं। बीएसएफ के रेजिंग डे पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट बताया। विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। मोदी की पार्टी राष्ट्रवाद की अपनी पॉलिटिक्स की थीम बनाकर चलती है। अब देखते हैं विरोधी पार्टी में क्या चल रहा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब चुनाव में फिर से पाकिस्तान की एंट्री करा दी है।
इमरान खान को बड़ा भाई बताने वाले सिद्धू ने अब चुनाव से पहले पाकिस्तान के साथ व्यापार खोलने के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। सिद्धू अमृतसर और लाहौर के बीच बॉर्डर को खोलना चाहते हैं, मगर सिद्धू की इस डिमांड पर कांग्रेस में ही सिर फुटअव्वल शुरू हो गई है। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सिद्धू के बयान को बेतुका और फिजूल बताया है। 6 महीने च मेरा दावा है 60 साल की तरक्की करूंगा पंजाब और हिंदुस्तान भी, और मतलब विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। भाई तुसी कराची बॉम्बे खुला, तुसी कराची बॉम्बे खुला रखा, तो फिर अमृतसर लाहौर क्यों नहीं? 275,000 करोड़ रुपया स्कोप है। इट इज कॉल्ड 37 बिलियन US डॉलर। 1 बिलियन 100 करोड़ का होंगे, समझते हो? ते सानू असी सिर्फ 3 बिलियन US डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। नॉट इवन 5%, 5% भी उस पोटेंशियल नू असी यूज नहीं किया। ते 4,000 करोड़ रुपये का पिछले 34 महीने नुकसान हो चुका पंजाब नू, ते 15,000 जॉब्स have been lost। इस इलेक्शन का भी जे लॉ एंड ऑर्डर नू छड़ दिए, सब तो बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट होना है। पाकिस्तान से व्यापार और पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड आतंकवाद ये साथ साथ नहीं चल सकता जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजना बंद नहीं करता, ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थ और हथियार भेजना बंद नहीं करता। पाकिस्तान से ट्रेड की बात करना बिल्कुल ही बेबुनियाद, बेतुकी और फजूल बात है। कांग्रेस में 2 तरह की लड़ाई चल रही है। नंबर 1, मोदी से कौन लड़ेगा, और नंबर 2, अध्यक्ष कौन बनेगा। राहुल गांधी दोनों पर दावा करते हैं। राहुल यूनाइटेड विपक्ष के नेता बनकर 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते हैं और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष पद पर अपना नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। राहुल और उनके करीबियों को लगता है कि मोदी का अल्टरनेटिव सिर्फ नेहरू गांधी फैमिली से ही निकल सकता है। 10 जनपद की सोच को ममता बनर्जी कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसीलिए कांग्रेस का इकोसिस्टम ममता बनर्जी को टारगेट कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ताजा बयान आया है। बघेल कहते हैं, ममता बनर्जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो सत्तारूढ़ पार्टी से लड़कर मुख्य विपक्षी दल बनना चाहती हैं या विपक्षी पार्टियों से लड़कर। ममता बनर्जी जब शरद पवार से मिलती हैं तो यूपीए के अस्तित्व को ही नकार देती है, लेकिन कांग्रेस उसी यूपीए के भरोसे है। इसमें शिवसेना जैसे दल उसके साथ है। कांग्रेस को दूर रखकर अगर कोई फ्रंट बन सकता है, ये मुझे लगता है राजनीति की ये सोच ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में बड़ी कांग्रेस है, हरियाणा में कांग्रेस का बेस है, महाराष्ट्र में कांग्रेस का बेस है, और भी राज्यों में कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो एक अच्छा फ्रंट बनेगा। यूपी में कांग्रेस के पास कोई पार्टनर नहीं है। बिहार में आरजेडी उसे हार का जिम्मेदार समझती है। बंगाल में लेफ्ट से गठबंधन करके कांग्रेस अपने हाथ जला चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस को खड़े होने की भी जमीन नहीं मिल रही और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घर टूट चुका है। राहुल गांधी के लिए जितनी लड़ाई बाहर वालों से है, उससे ज्यादा लड़ाई घर वालों से है। गुलाम नबी आजाद ने फिर से अध्यक्ष पद चुनाव का मुद्दा उठा दिया है। आजाद कहते हैं कि कांग्रेस के संविधान में पहले सालाना चुनाव की बात थी, फिर 2 से 5 साल में अध्यक्ष पद के चुनाव होने लगे, मगर अब कोई नहीं जानता कि अध्यक्ष चुनाव कब होंगे। राहुल गांधी ट्विटर पर तो लोकतंत्र खूब करते हैं, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र लाने पर चुप्पी साध लेते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जिसका वादा उन्होंने किया है, जिसका संकल्प मोदी ने लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के संकेत दे दिए। राकेश टिकैत ने आज ट्वीट किया कि 6 दिसंबर को संसद में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का बिल पेश होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मिलकर आंदोलन करने की जरूरत है। टिकैत के इस ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब किसान आंदोलन तो खत्म होने वाला है। सिंघू बॉर्डर पर बहुत से टेंट खाली हो गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सामान लद गया है। अब किसानों को 7 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग का
इंतजार है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। सिंगू बॉर्डर से हरियाणा की महिलाएं अपने अपने घरों के लिए खुशी खुशी रवाना हुई। इस मौके पर आंदोलन के मोर्चे पर साल भर से डटी महिलाओं ने एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया। घर लौटती महिला आंदोलनकारियों का यह जत्था अपनी सबसे बड़ी मांग तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जीत का जश्न मना रहा है। हालांकि अभी किसानों की ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान नेताओं ने सरकार से बातचीत करने की एक कमेटी बना दी है। घर लौटती महिलाएं कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो वो फिर सिंघू आने के लिए तैयार है। सहमति बनेगी भाई साहब, हम तो आस लेकर चल रहे हैं। हमारी आस कुछ पूरी हो, कुछ होने को जा रही है। करेंगे इतने आस हमारी पूरी नहीं करेंगे, हमारे वापिस मुकदमे नहीं ले करेंगे, MSP पर गारंटी नहीं देवेंगे तो हमें इतना लड़ाने नहीं है। हाँ, तो अब क्या लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा 7 तारीख को, जो कमेटी एक ऐलान करेगी 7 तारीख को, लग रहा है ऐसा लग रहा है। हम तो आसे लेकर चल रहे हैं, आसे खातर बैठे हैं। आज मिठाई चल रही है यहाँ पे, आप लोग मिठाई खा रहे हैं, घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, घर जा रहे हैं। हाँ, आए थे, कई दिन रह गए उरा। मिठाई तो शुरुआत चल रही है, खाते रहोगे। सरकार को मैं कहना चाहूँ, हक मत छीनो बड़ा बड़ा किसान का, हक मत छीनो बड़ा बड़ा किसान का, हक छीनोगे चर्बी चढ़ जाएगी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से डेरा जमाया हुआ है। इस दौरान आंदोलन ने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की मुख्य मांग मान ली तो उसके बाद से किसानों ने घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया, सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी रख लिया। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की। सिंघू बॉर्डर पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने आकर जायजा लिया। जो टेंट है, सभी टेंट इस वक्त आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं, ज्यादातर टेंट प्रॉपर खाली हैं। किसान यहाँ पर बहुत कम मौजूद हैं और किसानों से जब हमने बातचीत की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं, किसानों का ये कहना है कि बहुत ज्यादा उनका सामान यहाँ पर नहीं है। उनकी पैकिंग, जो उनकी ट्रॉली है, इसी में वो अपना सामान रखकर लाते हैं। ट्रॉली यहाँ पर खड़ी हुई है और जैसे ही ये आदेश आएगा सरकार की तरफ से, ये आप जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा अगर 7 तारीख को कहता है कि अब घर वापसी की जाए, तो इन्हीं ट्रॉलियों में इनका सामान है, ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। और ज्यादातर आप टेंट इस वक्त देख सकते हैं, गिनती के लोग जो हैं वो इन टेंटों में हैं, काफी कम किसान इस वक्त यहाँ पर हैं। तो ट्रॉलियों में इनका सामान रखा हुआ है। किसानों का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं। और अब इस कमेटी की क्या कुछ बैठक, ये देखिए, ये जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, इसमें काफी लोग बैठे हुए हैं और घर वापस जाना भी शुरू हो गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान घर जाने को बेकरार हैं, लेकिन उन्हें अपने नेताओं की हरी झंडी का इंतजार है। किसानों का यह इंतजार 2 दिन और टल गया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की घर वापसी का फैसला 7 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी उनकी तमाम मांगों में से एक थी। सरकार ने उन्हें वापस लिया तो अच्छा किया। अब सरकार MSP पर कानून बनाने जैसी बाकी मांगे भी मान ले तो किसान घर लौट जाएं। सिंघू पर बैठे किसान अपने नेताओं की इस बात से सहमत हैं। देखिए, पहले तो जो कृषि कानून वापस हुए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो उम्मीद सरकार से कहें वो हम ज़्यादा लगाते नहीं। उम्मीद हमें अपने हौसले से ही है कि जो जिन हकों की बात हम करने आए थे वो उनमें से जितना हो गया, चलो उसका हम स्वागत करते हैं। बाकी जो एक फोकस हो गया ना सबका कि घर वापसी, मानो हमारे लीडर कह देते हैं 7 तारीख को कि अबे हमें मतलब यहाँ से मोर्चा घर वापसी ले जाना है, पंजाब जाना है या जैसे भी, तो फिर भी दिल्ली बहुत दूर नहीं है। हक सारे लेके ही यहाँ से जाएंगे। अगर एक बार अभी चले भी गए ना तो दोबारा तैयारी रहेगी। दिल्ली की दूरी उतनी होगी जितनी पिछली बार 1 साल पहले 26 नवंबर को थी। हाँ, बिल्कुल उम्मीद बन रही है कि जो हमारे ये 5 किसान नेता गए हैं ये समझौता कर ही लाएंगे। वैसे तो ये डिमांड ऐसी थी, मोदी जी ने जब 3 कृषि कानून के लिए घोषणा की रद्द करने की, इनको तभी सॉल्व कर देना चाहिए था। क्योंकि जहाँ तक बात है, हरियाणा में जो केस दर्ज हुए हैं या दिल्ली में भी हुए हैं, या जो रेलवे डिपार्टमेंट के सेंटर की बात है, तो ये बातें तो उसके साथ ही घोषणा कर देनी चाहिए थी। तो वो फॉलो करेंगे संयुक्त किसान मोर्चे के डिसीजन को।
जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा डिक्लेयर कर देगा भाई हम सेटिस्फाइड हो गए, इससे सारे डिसीजन थे जो हम ये करे हैं और तुम घरा जाओ, हम जब घरा जाएंगे उसके बगैर हम घरा जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह के हरियाणा के केस हैं, दिल्ली के केस हैं, अपने ट्रैक्टर पड़े अंदर, उन्हीं पे डटे हुए हैं। राकेश टिकैत से कल मेरी भी मुलाकात हुई थी, वहाँ पर यही कह रहे थे अपने नौजवान अभी भी अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। एक पीछे सिंगों पे हो गया था उनका, गुरु ग्रंथ साहब की हमारे की बेदबी की थी, वो अंदर पड़ा, उसको मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। हम चाहते हैं कि सारे ही भाई साथ में जाएं, साथ में आए थे और किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई। किसान घर जाना चाहते हैं मगर उन्हें अपने लीडर्स के इशारे का इंतजार है। वहीं किसान नेता ये उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे सरकार ने कृषि कानून वापस लेने की बड़ी मांग मान ली, उसी तरह वो बाकी की मांगे भी मान लेगी। अब सरकार से किसानों की जो मांगे हैं उनमें से ये 5 प्रमुख हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून लाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए, आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए केस वापस लिए जाएं, आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले, पराली जलाने को अपराध घोषित करने वाले कानून की वापसी। इन 5 मुख्य मुद्दों के साथ साथ किसान चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह के जरिए किसानों की बातचीत सरकार से हो रही है। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से एक बात आई थी, शायद आज रात को या कभी भी हरियाणा सरकार से मीटिंग हो सकती है और शायद सेंटर के से भी जल्दी कोई मैसेज आ जाए, ऐसी संभावना है। लेकिन अभी तक कोई फाइनल कोई टाइम कुछ तय नहीं हुआ है। और जो मोटी बात है वो मुआवजे की, मुकदमों की, सभी पूरे देश के, चाहे वो सेंटर के दिन है चाहे वो स्टेट के दिन है, उन सब पे बातचीत पेंडिंग है। और जो एमएसपी पे कमेटी बननी है उस कमेटी पे एक बात पेंडिंग है, जो बड़ी बात है कि कमेटी बनेगी तो कितने दिन में रिपोर्ट देगी, उसमें कौन कौन शामिल होंगे और उसकी बात मान्य होगी कि नहीं होगी, ये सभी चीजें। अगर 7 तारीख तक सभी मुद्दों पे सहमति बन जाती है और फिर जो सहमति सरकार से बनती है वही सहमति हमारी जो एसकेएम है उनमें भी बन जाती है, उनमें भी वो सारी सहमति बन जाती है तो हो जाएगा। और अगर सहमति नहीं बनती तो नहीं होगा। ज्यादा जो बात हो रही है वो युद्धवीर से ही हो रही है, उसी चैनल से बात चल रही है और बात का अभी तक मैसेज नहीं आया, लेकिन उनकी चल रही है, उनकी अपने लेवल पे चल रही है। किसान नेताओं की शिकायत है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में ये कैसे कह दिया कि उनके पास आंदोलन में शहीद हुए किसानों का कोई आंकड़ा नहीं। फॉर्मर लीडर शिव कुमार कक्का जी का कहना है कि हमने तो कमेटी बना दी, बातचीत के लिए अब पहल सरकार को करनी है क्योंकि किसान तो पीछे हटने वाले नहीं। आगे पराली का भी अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। बिजली बिल संशोधन विधेयक जो आने वाला था उस पर भी सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। जो 21 तारीख का पत्र हमने सरकार को, प्रधानमंत्री को लिखा था, 19 तारीख के तीनों कानून रिपील होने के बाद, उस पत्र के संदर्भ में भी अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है। केवल कमेटी के नाम उन्होंने मांगे थे, जो हमारी बड़ी कमेटी ने 5 नाम दे दिए हैं और 6 मांगे के बारे में हम कई बार बता चुके हैं, वो हमारी 6 मांगे हैं। और जब तक मांगों पर गंभीरता पूर्वक सरकार विचार नहीं करती है, उनके आदेश जारी नहीं करती है, आंदोलन वापसी का कोई रास्ता नहीं है। किसान नेताओं की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी, जिसके बाद हो सकता है कि किसानों की घर वापसी की कोई राह निकले। मगर फिलहाल तो सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों का रुख बिल्कुल क्लियर है। जब तक मांग पूरी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार के मौखिक आश्वासन पर कोई भरोसा नहीं है। जो हमारे 700 कुछ किसान शहीद हुए इस आंदोलन के चले, भाई उनकी आत्माओं को क्या शांति मिलेगी, हमें से चले जाए। दूसरा, किसानों मुकदमे लेकर, मुकदमे लेकर तो आए नहीं थे, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार भी सकारात्मक सोच रही है। देर से आए लेकिन सही आए, इससे हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि अब नहीं, दिन 2 दिन 4 दिन 7 में नहीं तो 8 में 9 में ये हमारा मांगे मानी जाएंगी और हमारी मांगों पे सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी। लेकिन एमएसपी मुख्य मुद्दा है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान एमएसपी में होता है
और हम ये कहते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होते हैं, संसद मंदिर है, पूरे देश की आत्मा है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी है रहेगी, तो एक बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी है, गारंटी से रहेगी और गारंटी से मिलेगी, एक बार कहें। और विद्युत संशोधन बिल, हमें सरकार की मौखिक बातों पे नहीं जाना है, सरकार टेबल पर। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान उन्हीं की अगुवाई में आंदोलन चला रहे हैं। उनका कहना है कि किसान तो बातचीत के लिए तैयार है, कमेटी भी बना दी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। वो सिर्फ किसानों को उलझाए रखना चाहती है, बातचीत नहीं करना चाहती। लेकिन जब तक टेबल पर बैठकर बातचीत नहीं होगी, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। सरकार बात नहीं करना चाहती, यहीं उलझा रखे सब। अरे बात करो, बैठते क्यों नहीं? बैठो, बातचीत करो, या कमेटी है उससे बात करो बढ़िया। और बगैर बातचीत के जाएंगे नहीं, वे आज कर लो या अगले 2 महीने में कर लो। टेबल पे बैठ के बातचीत फाइनल करके जब जाएंगे, बैठना पड़ेगा टेबल पे। हम बैठे, हमारा कोई टेंट नहीं जाना, ना हम वापसी जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। वापसी जाने का क्यों वो कर रहे? वापसी कौन जा रहा है? वापसी कोई नहीं जा रहा, वापसी कोई नहीं जा रहा। इस वक्त रबी की फसल की बुआई का सीजन चल रहा है। आंदोलन कर रहे किसान घर जाना चाहते हैं, खेती बाड़ी पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी डिमांड्स को लेकर पीछे हटने को भी तैयार नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों का कहना है कि एमएसपी की गारंटी मिल गई तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। ये जो हमारे पे कानून थोपे गए थे, ये तो किसान ने मांगे नहीं थे, किसान ने मांगा एमएसपी। एमएसपी अगर आप लागू कर देते हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ से लेके पूरा कन्याकुमारी तक का किसान खुश ना हो जाए तो कह देना जब एमएसपी मिलेगी। 1200 रुपए 900 रुपए धान बिक रहा है, जब 18-19 रुपए किसान को मिलने लगेगा तो पूरे देश का किसान खुशहाल होगा, जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ये आप देखते रहना। आंदोलन कर रहे किसानों के हौसले इस बात से बुलंद हैं कि उन्होंने कृषि कानूनों पर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्हें इस बात का विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो कमेटी बनाई है वो किसानों के बाकी के मसलों पर भी सरकार से ठोस आश्वासन ले पाने में सफल होगी। जो कमेटी बनाई गई है हमारे चौधरी साहब के संयुक्त मोर्चा और उसके हेड ये हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि जो 7 तारीख को कमेटी डिसीजन लेगी उसको हम लोग अमल करेंगे। और ये प्रदर्शन हम लोगों का धरना जो चल रहा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लोग बुआई के समय है, फसल का आते रहेंगे, घर जाते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा और हम लोग हटेंगे नहीं, अभी डटे रहेंगे। सरकार एक पॉलिसी खेल रही थी कि जो 40 संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा, तो उसमें 5 के नाम पर भी ये बिखर जाएंगे, मगर किसानों में एकता है और 5 आदमियों की एक कमेटी बनी है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि 7 तारीख में जो सरकार से वार्ता होगी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी वजह से वार्ता विफल होती है और टिकैत साहब उसमें होते हैं तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। अब उनका विकल्प है, अगर वार्ता विफल भी होती तो उनसे वार्ता होने का एक विकल्प रह जाएगा। अब किसानों को 7 दिसंबर को होने वाली मीटिंग का इंतजार है। उसमें शायद ये तय हो सके कि किसान आंदोलन अब किधर का रुख करेगा। बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर क्या फैसला करती है। एक मसला मुकदमों की वापसी का है जो देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज है। वो मुकदमों का और ट्रैक्टर बंद है उसका है, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, जहाँ के भी हैं। उनको अगर किसी की जरूरत होगी तो वे बुलाते रहेंगे। अगर उनको आज शिमला में मीटिंग करवानी तो ये यहाँ से ही बताएंगे तो हिमाचल के लोग वहीं मिलेंगे, मुख्यमंत्री के वहाँ। हरियाणा से बात करनी तो हरियाणा के लोग अलग मिलेंगे, वे कमेटी अपने आप बता देगी। सरकार कहेगी कि उत्तर प्रदेश में हमको उत्तर प्रदेश के इशू पर बात करनी है तो उत्तर प्रदेश में वहीं आदमी मिलेंगे हमारे। उसके लिए फिर एक और कमेटी आप बन जाएगी, भेज देंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करनी हो तो उनको वहाँ कर लेंगे, उत्तराखंड में बात करनी हो वहाँ कर लेंगे, दिल्ली में ही बैठे ही है। सरकार जहाँ कहेगी हर जगह याद नहीं है। हमारे सरकार को बताओगे यहाँ बात करनी तो वहीं बात करेंगे। वे कर्नाटक में बेंगलोर में बात करेंगे तो बेंगलोर में भी आदमी। किसानों की बातें सुने तो साफ लगता है कि आंदोलन पर थकान तारी होने लगी है। वो घर जाना चाहते हैं।
अगर सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर एक बड़ी पहल कर दी तो किसान संगठनों ने भी एक कमेटी बनाकर सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खोल दिया है। यानी आंदोलन वापसी की गेंद दोनों पक्षों के बीच में पड़ी है। वेलकम बैक। अब से कुछ देर बाद रात 11 बजे रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत पहुंचने वाले हैं, जबकि प्रेसिडेंट पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंचेंगे। पुतिन कल प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी भारत के लिए रवाना कर दिया है। इन खबरों से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। इन्हें सबसे ज्यादा डर S-400 से लगा हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। Противник наносит удар с юго-западного, юга, южного. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सिर्फ 6 घंटे के लिए भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह हेडलाइंस तो आपने कई जगहों पर देखी होगी, लेकिन हेडलाइन से आगे की लाइन क्या है ये हम आपको बताते हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली खेप भारत के लिए निकल चुकी है। यानी रूसी राष्ट्रपति के भारत रवाना होने से पहले S-400 को हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया गया है। रूस ने S-400 की 2 यूनिट भारत के लिए भेजी है। S-400 डिफेंस सिस्टम समुद्र के रास्ते आ रहा है। 7 से 9 दिनों में S-400 भारत पहुंच जाएगा। रूस के इस कदम से ग्लोबल संकेत क्लियर है। हिंदुस्तान पहले भी रूस का दोस्त था, आज भी दोस्त है और कल भी दोस्त रहेगा। S-400 मिड दिसंबर तक भारत में पहुंच जाएगा और उसकी तैनाती अगले महीने से शुरू हो जाएगी। भारत के लिए S-400 का मिलना गेम चेंजर जैसा है। ये वो हथियार है जिसकी डील होने के बाद ही पाकिस्तान और चीन में खतरे का सायरन बजने लगा था। अब बॉर्डर पर S-400 की तैनाती से पाकिस्तान के आसमान में कर्फ्यू लग जाएगा। LAC पर चीन की चालाकी पर पहरा लग जाएगा। आखिर S-400 को दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है? S-400 से लोड ट्रक में 4 बैटरियां होती हैं। एक बैटरी में लंबी दूरी का रडार फिट होता है। S-400 सिस्टम के साथ एक कमांड पोस्ट गाड़ी होती है। एक रडार टारगेट की तरफ दागी गई मिसाइल को गाइड करता है। अगर किसी देश ने भारत पर मिसाइल छोड़ी तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाएगा और दुश्मन की मिसाइल पर पलक झपकते ही अटैक कर देगा। दुश्मन की मिसाइल को S-400 से छूटी मिसाइल हवा में ही नष्ट कर देगी। एक बार मिसाइल दागी गई तो समझिए फिर टारगेट का बचना नामुमकिन है। S-400 की एक बैटरी में 2 बटालियन होती हैं। एक बटालियन में 8 लॉन्चर होते हैं और एक लॉन्चर में 4 ट्यूब होती हैं। अब अंदाजा लगाइए कि S-400 कितना खतरनाक हथियार है, क्योंकि ये टारगेट के सामने बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता है। जहां भी S-400 की एक बैटरी तैनात की जाती है तो 400 किलोमीटर के दायरे में 64 मिसाइल हमेशा तैयार रहती हैं। S-400 4 तरह की मिसाइल फायर कर सकता है। 40 किलोमीटर रेंज की मिसाइल जो छोटे दायरे में दुश्मन के विमान गिराती है, 120 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल और 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल। S-400 में लगी लंबी दूरी का रडार इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो एक बार में 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसका रडार दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस रडार माना जाता है, क्योंकि ये स्टेल्थ विमान को भी ट्रैक करके मार गिराने की खूबी रखता है। इसकी ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है, जबकि ये दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन विमान पर 400 किलोमीटर के दायरे में हमला कर सकता है। इसीलिए S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे अमेरिका भी घबराता है। चीन और पाकिस्तान की टेंशन सिर्फ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल नहीं है। दोनों देश रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर भी खौफ में है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन का दौरा भले ही सिर्फ 6 घंटे का है, लेकिन ये 6 घंटे पूरी दुनिया भारत के पावर पैक डिप्लोमेसी को देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन 6 दिसंबर को शाम 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच सीधी बातचीत होगी। इसमें डिफेंस के अलावा अफगानिस्तान का मुद्दा अहम होगा। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुख साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी से मिलने के बाद रात 9:30 बजे पुतिन वापस रूस रवाना हो जाएंगे। पुतिन ऐसे वक्त भारत आ रहे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच बहुत टेंशन है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। अल जजीरा की हेडलाइंस है, यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा कितना रियल है। बीबीसी ने रूस यूक्रेन की खबर पर हेडलाइंस लगाई है कि रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने सैन्य टकराव की चेतावनी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से खबर दी है कि रूस यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इस टेंशन वाले माहौल के बीच रूसी राष्ट्रपति का भारत आना अपने आप में बड़ी खबर है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर वहां के थिंक टैंक खूब चर्चा कर रहे हैं। पड़ोसी हमारा वहां पर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन इंतहाई टेंस मूवमेंट पे आ रहे हैं। यानी या तो एक होता है ना कि नॉर्मल से हालात होते हैं, तो प्रेसिडेंट पुतिन आए, मोदी साहब मिले, जैसे पहले मुलाकातें होती रही, बेशुमार मुलाकातें हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वहां पे उनका जो आना है और S-400 वहां पे पहुंचना और साथ ही वो जो मुख्तलिफ और डिफेंस डील्स हो रही हैं, फिर वही बात कि उन डिफेंस डील्स के नतीजे में अमेरिका फोर्स होगा, इस बात पे मजबूर होगा कि वो पाबंदियां आयद करे, क्योंकि वो लॉबी वहां पे जो चाह रही है। और ये इंडिया के लिए बड़ा एक ट्रिकी मूवमेंट है, जो मैंने कल भी बात की थी ना, उनके डिप्लोमेट्स के लिए और उनके वहां पर जो भी लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा साउथ ब्लॉक में एक इशू है कि इसको इस वक्त हम कैसे अमेरिका और मतलब बैलेंसिंग एक्ट कैसे करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।